यस। 11th बायोलॉजी हिंदी मीडियम, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के हो गया, कोई हिंदी मीडियम का नहीं है। हाँ भैया, टुडे वी हैव टू स्टार्ट a very unique chapter of your syllabus, that is plant respiration। क्या है भाई? प्लांट रेस्पिरेशन। अब देखो बात ये आती है कि प्लांट रेस्पिरेशन जो होता है वो हम जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, क्या प्लांट भी वैसे रेस्पिरेशन करते हैं या उनमें कुछ अलग सा सिस्टम होता है? हम जानते हैं कि जैसे मैं किसी से पूछूं या आप में से कोई बताना मुझे है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट कौन सी गैस यूटिलाइज करते हैं? CO2। कौन सी गैस लिबरेट करते हैं? ऑक्सीजन। हम सांस में कौन सी, हम ब्रीदिंग में हम कौन सी गैस लेते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्लांट कौन सी छोड़ते हैं? कंफ्यूजन हुआ ना? ये कंफ्यूजन इसलिए आता है कि जैसा हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, वैसा ही प्लांट बॉडी क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि रेस्पिरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे। तो देखो हम जानते हैं कि प्लांट जो होता है, उस प्लांट की जो सेल होती है, उस प्लांट सेल के पास में खुद के पास में, हर सेल के पास में खुद का क्या होता है भाई? क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ व्हाट? रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की साइट है जो यहाँ पे क्या करती है? इसको रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट डन करवाती है। अब देखो हम जानते हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन अपन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट अपने, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें अपन, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट खुद क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और इस ग्लूकोज का आगे चल के क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। या इस ब्रेकडाउन को मैं क्या बोल सकता हूं अच्छे वर्ड्स के अंदर जो अच्छा लगे सुनने में? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है और यहाँ पे फूड अपना क्या है? ग्लूकोज है। तो ये क्या करता है? यहाँ से जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या करता है? यहाँ से दूसरे कंपाउंड्स बना देता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूं, अगर बात करूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सबसे पहली बात करूं, तो दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है। और रेस्पिरेशन की सबसे पहले बात की जाए तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक रिएक्शन होती है भाई। कैसी रिएक्शन होती है? एम्फीबोलिक। सर एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर, जिसमें दोनों नेचर हो। तो यहाँ पे देखो एम्फी का मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया कैटाबोलिक, और एक क्या हो गया भैया जी अपने पास में? एनाबोलिक। मतलब इसमें कंपाउंड्स टूटेंगे भी और कंपाउंड्स बनेंगे भी, दोनों काम होंगे। कंपाउंड्स टूटेंगे भी और कंपाउंड्स बनेंगे भी। तो द रिएक्शन विच process both the catabolism and anabolism, that type of reactions are always called amphibolism, that is amphibolic in nature। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन इज वो टाइप ऑफ प्रोसेस। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक प्रकार की एम्फीबोलिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक एम्फीबोलिक रिएक्शन है। अब इस एम्फीबोलिक रिएक्शन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो दो टाइप के रेस्पिरेशन करता है प्लांट। एक तो करता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे एक तो होता है एरोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा अपने पास में कौन सा होता है भाई? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ O2 और यहाँ पे अब्सेंस ऑफ O2। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक किसमें होगा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो दोनों ही रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है बेटा? ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोडक्ट्स आर डिसिमिलर्स। प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? अलग अलग बनते हैं। सबसे पहले मैं एरोबिक की बात करता हूँ, और अपने पास में मेन जो सबस्ट्रेट है, अपना जो सबस्ट्रेट है मेन, वो कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। देखो पहले तो ये ध्यान रखना सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन है, जिसका ब्रेकडाउन होता है, और आफ्टर दैट उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज ATP।
ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड टूटता है और टूटने के बाद में उससे जितनी एनर्जी बन रही है उस प्रोसेस को एसिमिलेट बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन किसका एसिमिलेशन करवा रहे हैं? ग्लूकोज का एसिमिलेशन करवा रहे हैं। अब ग्लूकोज जो जैसे ही एसिमिलेट होगा ये क्या करेगा? एटीपी बना देगा। और रेस्पिरेशन में अपन आप जानते हो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल अपन दो चीज़ें पढ़ते हैं और उनका मेन टारगेट, मेन मोटो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द हेल्प ऑफ ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। तो मेन टारगेट अपना वही है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है? यहाँ पे सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा भाई? ऑक्सीडेशन करेगा। और ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है? यहाँ से ये बना देता है, दो प्रोडक्ट बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस साथ में निकाल देता है एनर्जी। कितनी एनर्जी निकालता है भाई? ये निकालता है 686 किलो कैलोरी एनर्जी। कितनी एनर्जी निकालता है? 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये तो हो गया कौन सा अपना? एरोबिक। द रेस्पिरेशन विच इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रेस्पिरेशन which is take place in the presence of oxygen. In that type of respiration the glucose molecule as a substrate can oxidize into the product that is CO2 plus H2 and also release the high amount of energy that is 686 kilocalorie energy. क्लियर है? दूसरी अपन देखेंगे सेकंड 2 नंबर पे, दैट इज एनाएरोबिक। तो जाहिर सी बात है अपने पास सबस्ट्रेट तो सेम रहेगा ग्लूकोज, लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कौन नहीं है भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ये ऑक्सीडाइज होता है या ब्रेकडाउन होता है इसका, तो ये क्या बनाता है? यहाँ से ये बनाता है, यहाँ से क्या हुई? ऑर्गेनिक एसिड। और उसके लिए मैं एग्जांपल क्या ले सकता हूँ? छोटा सा इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। तो मैंने इसीलिए मैंने नाम लिख दिया पूरा एक, क्या? ऑर्गेनिक एसिड। और साथ में क्या रिमूव कर देता है भैया जी? यहाँ से CO2 प्लस साथ में क्या निकाल देता है? 54 किलो कैलोरी एनर्जी। तो देखो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब डायरेक्ट आपको यहाँ से क्या है? डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहला डिफरेंस देखना, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन दिस रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाइल दिस रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ। ये किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। ये किसके अब्सेंस में? ऑक्सीजन के। यहाँ पे आफ्टर द ऑक्सीडेशन एज अ प्रोडक्ट CO2 and H2O will form, while in anaerobic respiration during the oxidation, during the breakdown of glucose molecule, organic acid and carbon dioxide will form, not CO2 and H2O. And second, the third major difference between these reactions, that is amount of energy. That is amount of energy. During the aerobic respiration, high amount of energy liberated, while during the anaerobic respiration low amount of energy is liberated, that is 54 kilocalorie energy and that is 686 kilocalorie energy. अब अगली बात करते हैं अपन। अगली बात यह है कि इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो है ना, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक किसका है? जितने भी जो लिविंग सेल्स हैं, ऑल लिविंग सेल्स, सब लिविंग सेल में क्या होगा भाई? एरोबिक। लेकिन एनारोबिक सभी लिविंग सेल में नहीं होता। ये कहाँ होता है? ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है ऐसा। ये ड्यूरिंग द स्टेनियस एक्सरसाइज, स्टेनियस एक्सरसाइज का मतलब होता है जिम के अंदर गए और एक ही दिन के अंदर बाहुबली बनना है। समझ रहे हो मेरी बात? डंबल और पता नहीं एक ही दिन के अंदर बोला सारा कांच में देखे बाबा जाके चेक कर रहा है बॉडी बना कि नहीं बना। तो ऐसी हालत में उसकी क्या हो जाएगी बेटा? हवा टाइट हो जाएगी। उसकी जो मसल्स होती है वो अगले दिन उठेगा ना तो उसे हाथ ऐसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? कि जब उसकी मसल्स ने स्टेनियस जो एक्सरसाइज की, ताबड़तोड़ जब एक्सरसाइज की, तो ऐसी कंडीशन में उसकी मसल सेल थी वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर गई। और पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद में अब वहाँ पे क्या हो गया? लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ग्लूकोज वहाँ पे जो था वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर ऑर्गेनिक एसिड बनाता है, मैंने कहा था। तो ऐसी कंडीशन में उन मसल सेल्स में क्या बढ़ने लग जाएगा भाई? क्या डिपोजिट होने लग जाएगा? लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड से क्या आता है भाई? फटीग। दैट इज व्हाट? क्या होता है मतलब इसका? थकान। इसलिए तो आपको पता हो रात को जब सोते हैं तो ये कहते हैं कि सोने से ठीक जस्ट पहले दूध पीना चाहिए। कहा जाता है ऐसा। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि दूध में कौन से बैक्टीरिया होते हैं?
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और लैक्टिक एसिड क्या देती है, थकान। तो बोला आराम से नींद आ जाएगी, है, थकान मिलेगी। अब यहाँ पे क्या, लैक्टिक एसिड जैसे ही बनी और साथ में क्या निकालेगा, CO2, और बहुत कम क्या निकाल रहा है, एनर्जी। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ की मसल्स क्या होने लग जाएगी बेटा, धीरे धीरे वहाँ की मसल्स जो है वीक फील करने लग जाएगी, वहाँ की मसल्स जो है वो इंजर्ड हो जाएगी, वहाँ की मसल्स जितनी एनर्जी उनके पास में है ही नहीं, उससे ट्रिपल टेट्रा पेंटाबल जितनी भी जो एनर्जी है वो लगा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो मायोफाइब्रिल्स, जो मसल्स फाइब्रिल्स है, वो सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मसल्स ब्रेक डाउन होकर रैप्चर हो जाएगी, ठीक है, ब्रस्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, उसको अब रिकवरी करने में, उसको वापस रिपेयर करने में टाइम लगेगा, ठीक है, तब तक 2-4 दिन तक वहाँ पे दर्द होता रहता है। ये इसका सिस्टम होता है, ठीक। आगे चलते हैं अपन रेस्पिरेशन के बाद में। रेस्पिरेशन के बाद में इस लैक्टिक एसिड का होगा क्या। चलो मैं आपको यहाँ से अपन एज अ फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इसी टॉपिक से यहाँ से थोड़ा सा हटके एक चीज़ बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोरी। क्या नाम था, कोरी एक नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने बताया कि जब मसल्स के अंदर जब लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा, ये ट्रांसफर होता है किसके पास में, लीवर के पास। लीवर क्या करता है, इस लैक्टिक एसिड को टर्न कर देता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। और जब जब बॉडी को जरूरत पड़ती है एनर्जी की, तब तब ये ग्लाइकोजन किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। और जब जब मसल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, मसल्स के पास में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वही आड़ूपन, ज़्यादा अगर स्ट्रेनियस कर लिया तो वापस क्या बन जाएगा, तो ये ऐसे चलता रहेगा, साइकिल बन गया ना। दैट साइकिल इज कॉल्ड व्हाट, कोई साइकिल। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस लैक्टिक एसिड को वापस इस तरह से क्या किया जाएगा, वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखो अपन ने अभी देखा, अपन ने यहाँ पे देखा कि किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है। ये जो सबस्ट्रेट अपन ने क्या लिया है, अरे सबस्ट्रेट एक नाम आप दिमाग में बिठा लो। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है जो आफ्टर ब्रेकडाउन एसिमिलेट जब होता है तो एनर्जी देता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। अब वो सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। भाई फैट भी तो हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन भी तो देता है, विटामिन एनर्जी देते हैं क्या, नहीं। 0 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं विटामिन, ध्यान रखना। विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती। पानी से भी 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है, पानी भी नहीं देता। पानी क्या करता है, अपन की बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म देता है। ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है ना हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन रखता है 2 सेल के बीच में। तो सेल के पास में ऑटोमेटिक क्या आ जाती है, पावर आ जाती है किसी डिजीज से फाइट करने की, डिफेंस मैकेनिज्म की। इस चीज़ ध्यान रखना। तो अगर सबस्ट्रेट मेरे पास में कार्बोहाइड्रेट है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो मेरे पास सबस्ट्रेट क्या है, फैट है या क्या है मेरे पास, प्रोटीन। तो ऐसा रेस्पिरेशन in which the respiration in which protein act as the substrate, then that type of respiration is called what, got it? And instead of protein, if we talk about the fat, if the substrate is take place as the fat, then that type of respiration is called what। तो अगर अपन प्रोटीन को ले रहे हैं बेटा केवल, तो अगर केवल प्रोटीन को ले रहे हैं तो ऐसा रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और अगर अपन फ्लोटिंग ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, फैट को ले रहे हैं किसके रूप में, एज ए सबस्ट्रेट, तो ऐसा जो रेस्पिरेशन उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फैट स्टार्ट विथ एफ, फ्लोटिंग स्टार्ट विथ एफ, प्रोटीन स्टार्ट विथ पी, काम रह गया बुरा, और प्रोटोप्लाज्म स्टार्ट विथ पी। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपको रटना नहीं है, इसको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आ गया तो आप ऐसे लिख सकते। तो एक बार वापस अपन रिपीट कर लेते हैं। इफ द प्रोटीन इज एक्ट एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, देन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटोप्लाज्मिक। while the fat is act as a respiratory substrate during the oxidation of food material, then that type of reaction is called what, floating respiration। अब देखो, एक तो होता है कार्बोहाइड्रिक सबस्ट्रेट और एक होता है नॉन कार्बोहाइड्रिक। ये नॉन कार्बोहाइड्रेटिक है दोनों के दोनों। अगर मैं कार्बोहाइड्रेटिक लेता तो ग्लूकोज था अपना, लेकिन यहाँ पे कौन से, फैट भी और प्रोटीन, दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों ही नॉन कार्बोहाइड्रेटिक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेटिक नहीं है,
ठीक है, इसीलिए इनके नाम क्या हो गए, दोनों के अलग अलग हो गया। अब दिमाग में खुजली आ रही है, दिमाग में आ रहा है सर तो इन दोनों का इसका क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे, अरे वो जो जनरल क्या है रेस्पिरेशन ही है वो, उसके लिए कोई नाम नहीं है अलग से, वो तो जनरल वे में क्या है रेस्पिरेशन। लेकिन फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक दोनों हो गए तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब चलते थोड़ा सा आगे अपन तो देखें कि अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन अपन ने इतना सिंपल सा लिख दिया, दरअसल इतना सिंपल होता नहीं है। तो ये कैसे होता है ये ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है बेटा, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। यहां पे ग्लाइको का मतलब क्या होता है भैया जी, ग्लूकोज, प्लस लाइसिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब होता कहाँ है ये ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रियन मेम्ब्रेन है, दैट इज क्रिस्टी, आउटर मेम्ब्रेन है। तो मुझे एक चीज बताओ, हाँ आप बताना, इसके बाहर वाला ये पार्ट क्या है, वेरी गुड, शाबाश। ये पार्ट क्या है अपने पास में, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये एक बार मैंने किसी से पूछा था, मैंने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाला पार्ट क्या है, वो सोच रहा है आधा घंटे से, बेटा बेटा बोले क्या है, अरे मैं कहा साइटोप्लाज्म है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, मैं कहा साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। बोला हाँ सर, तो मेरे को बाहर का पार्ट क्या होगा, वो साइटोप्लाज्म। मैं ये पूछता कि सेल के बाहर क्या है, तब तो कंफ्यूज में होता कि सेल के बाहर तो कुछ भी हो सकता है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये डूबा हुआ है, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब हमारा जो ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज यहाँ साइटोप्लाज्म में है, ग्लूकोज कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। और यहाँ साइटोप्लाज्म से ग्लूकोज क्या करता है बेटा, ब्रेकडाउन करता है, टूटता है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि ग्लाइकोलाइसिस इज टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे की, कि ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में, ये क्या एक नया पंगा दे दिया यार ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप में पूरा होता है, 10 स्टेप। अब डर लगता है, पता चला उलझ खा गया इसमें उलझ के। तो ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होगा भाई, 10 स्टेप में कंप्लीट होगा। टोटल 10 स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का, तो देखो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, किसका लाइसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज का। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ग्लूकोज से स्टार्ट होगी। और टोटल कितने स्टेप होंगे इसके अंदर, 10 स्टेप होंगे। टोटल कितने स्टेप, 10 स्टेप। सबसे पहले देखो ये ग्लूकोज जो है बेटा, पहला जो प्रोसेस ग्लूकोज का है, उस ग्लूकोज के पहले प्रोसेस के अंदर ये ग्लूकोज क्या करता है, सबसे पहले करता है फॉस्फोराइलेशन। आप कुछ वर्ड है, उन वर्डों को आप ध्यान में रखना। देखो वैसे मुझे डायरेक्ट पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ाना था तुम्हें, तो तुम्हारा ये कन्फ्यूजन सारे क्लियर हो जाते हैं। पहले एक वर्ड याद रखना, उस वर्ड का नाम है फॉस्फोराइलेशन। क्या मतलब होता है इस फॉस्फोराइलेशन का, इसका मतलब होता है, देखो मैं जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मेरे पास है ADP, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ में मैं जोड़ देता हूँ एक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, ठीक है। तो 2 फॉस्फेट थे, डाइफॉस्फेट, अब एक और जुड़ गया, कितने हो गए, 3। तो क्या बना देगा ये, ATP। तो मुझे बताओ इसमें फॉस्फेट जुड़ा है कि निकला है, जुड़ा है ना। तो एडिंग ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड व्हाट, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो ये ATP वापस टूटेगा तो वापस ये बनाएगा, ठीक है। तो टूटना जब आ जाएगा ना, तो उसके नाम क्या लग जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन। तो दोनों टर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज डीफॉस्फोराइलेशन एंड व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन। ऐसे ही मान लो किसी रिएक्शन से, कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन से CO2 बाहर निकल रहा है। कौन बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकलने के लिए वर्ड, या मैं सोचूं मान लो कोई CO2 जुड़ रहा है, पहले जुड़ने का बता देता हूँ। कोई CO2 जुड़ रहा है, जैसे कोई कंपाउंड पहले कितने कार्बन का था, वो था खुद अपने आप में 5 कार्बन का था, और एक और जुड़ के कितने कार्बन का बन गया, 6 का बन गया। तो एडिंग ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, इसको ध्यान रखना क्या बोलते हैं, हमेशा इसको बोलते हैं क्या भाई, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं। और अगर इसमें से CO2 वापस बाहर निकल जाए और 5 हो, तो नाम क्या लग जाएगा इसके आगे,
डिकार्बोक्सिलेशन। समझ में आया? ऐसे एक वर्ड और है मेरे पास में, हाइड्रोजनेशन। क्या नाम है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो का मतलब वाटर, अगर किसी रिएक्शन के अंदर वाटर ऐड हो रहा है तब नाम क्या लग जाएगा? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और अगर उसमें से वाटर निकल रहा है तो क्या नाम हो जाएगा? अब ऐसे ही अपन एंजाइम लेके देखते हैं। ये तो प्रोसेस के नाम हो गए। एंजाइम जैसे कार्बोक्सिलेज, जहां जहां कार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है वहां वहां पे क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। जहां जहां डिकार्बोक्सिलेज आएगा वहां वहां क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन। जहां जहां हाइड्रोलेज एंजाइम आएगा या हाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा वहां वहां क्या होगा? एस्टो जुड़ेगा। जहां डिहाइड्रोजिनेज आ जाएगा वहां पे, जैसे एक मैं वर्ड और बोलता हूं, ऑक्सीजनेज। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किसका जुड़ना, और अगर इसके नाम क्या लगा दूं? डीऑक्सीजनेज। इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ भाग रहा है? रिएक्शन से बाहर भाग रहा है। समझ में आ गई बात? इतनी सी क्लियर है? तो सबसे पहली रिएक्शन जो ग्लाइकोलाइसिस की, सबसे पहली रिएक्शन में पहला ही पॉइंट क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा तो ग्लूकोज पहले ग्लूकोज था। कैसे था देखना। ग्लूकोज में कितने कार्बन? 5 तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6। तो इस ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर के अंदर, में पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ। इस ग्लूकोज की पूरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है भाई? पहले कोई फॉस्फेट नहीं है। सबसे पहले अपन इसको तोड़ रहे हैं ना। इस रिएक्शन के अंदर, पहले रिएक्शन में क्या होता है? ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज के ऊपर एक एंजाइम काम करता है पहले रिएक्शन में। उस एंजाइम का नाम क्या होता है भाई? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा नाम है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और ये हेक्सोकाइनेज क्या करता है? इस ग्लूकोज के 6 नंबर पे जो कार्बन लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या जोड़ देता है? एक फॉस्फेट। क्या जोड़ देता है? फॉस्फेट। तो पहले ग्लूकोज ग्लूकोज था, अब ग्लूकोज क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और फॉस्फेट जुड़ा है, ऐड हुआ है, इसका मतलब पहली रिएक्शन क्या हो गई? फॉस्फोराइलेशन। तो हम बोल देंगे पहली रिएक्शन को क्या?